आज के दौर में एलियंस यानी परग्रही जीवों और उड़न तस्तरियों के बारे में बातें होना शुरू हो गई हैं। अब तो बच्चों की किताबों में भी एलियंस और उड़न तस्तरियों की तस्वीरें छपने लगी हैं। लेकिन कुछ समय पहले, ज़्यादा नहीं 8-10 साल पहले ही, ऐसी बातें करने वाले लोगों का, ऐसे लोग जो एलियंस और उड़न तस्तरियों की बातें करते थे, ऐसे लोगों का मुख्यधारा में मजाक बनाया जाता था। ऐसी बातों को लोगों का दिमागी खलल और बेकार की बातें समझा जाता था। आज भी ज़्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन 2020 के अप्रैल महीने में अमेरिकन सेना के हेडक्वार्टर पेंटागन ने चुपचाप 3 वीडियो जारी कर दिए। अब बाकी दुनिया को तो इन 3 वीडियो से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जो लोग इन मामलों में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ये तीनों वीडियो सेना के फाइटर जेट्स के द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे और इनमें जो चीज़ रिकॉर्ड हुई थी वो इस धरती की नहीं थी। ये जो चीज़ रिकॉर्ड हुई थी ये फिजिक्स के नियमों को चुनौती दे रही थी। ये एक उड़न तस्तरी थी। ये तीनों वीडियो उड़न तस्तरी का पक्का सबूत थे। पेंटागन ने इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, बस ऐसे ही इनको रिलीज़ कर दिया था। और आखिर वो बताते भी क्या, इसी उड़न तस्तरी की मौजूदगी की खबरों को तो वो खुद ही 70-80 सालों से दबाते हुए चले आ रहे थे। लेकिन अब शायद वो समय आ गया है कि पेंटागन को भी लगने लगा था कि इन उड़न तस्तरी और एलियंस की बातों को धीरे धीरे लोगों के सामने आना चाहिए। इस चीज़ के उड़न तस्तरी होने पर कोई शक होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई उड़न तस्तरी नहीं है, बल्कि हमारी धरती की ही कोई उन्नत तकनीक है। अब अगर इसको हमारी धरती की ही कोई उन्नत तकनीक मान भी लिया जाए, तो फिर सैकड़ों या फिर हो सकता है हज़ारों सालों से ये चीज़ हमारी धरती पर क्यों देखी जाती रही है। इस चीज़ के देखे जाने की घटनाओं के सबूत हमें सैकड़ों, हज़ारों या फिर हो सकता है उससे भी पहले क्यों मिलते रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये चीज़ हमारी दुनिया की नहीं है और परग्रही जीव हमारी धरती पर सैकड़ों, हज़ारों या फिर जाने कितने समय से आते रहे हैं। हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारी तकनीक बड़े नाटकीय तरीके से और बड़ी तेज़ी के साथ विकसित हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो खोजें हुई थी वो हमारी तकनीकी उन्नति का कारण है। कुछ लोग अन्य वजहों को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस तकनीकी उन्नति के तार रॉजवेल में हुई एक घटना से जुड़े हुए हैं। अमेरिकन सेना को रॉजवेल के रेगिस्तान में एक ऐसी चीज़ मिली थी जो इस धरती की नहीं थी। आम भाषा में इसे फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तस्तरी कहा जाता है। तमाम लोग मानते हैं कि लेजर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, एक्सेलरेशन पार्टिकल बीम डिवाइसेस और यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल किए जाने वाला केवलर मटेरियल इसी उड़न तस्तरी में मिली चीज़ों को रिवर्स इंजीनियर करके बनाया गया है। इसके अलावा ये भी बातें होती रहती हैं कि अमेरिकन सरकार ने इसी उड़न तस्तरी की तकनीकों को रिवर्स इंजीनियर करके तैयार की गई तकनीकें निजी कंपनियों को गुपचुप तरीके से दी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब बातें बाहर आई कैसे? जब इस सब की शुरुआत हुई वो साल था 1947। दुनिया बड़े बदलावों से गुजर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त हुए 2 साल का वक्त पूरा होने वाला था। इसी 1947 की 8 जुलाई तारीख को अमेरिका के रॉजवेल से छपने वाले एक लोकल अखबार में एक खबर छपती है। ये जो खबर छपी थी इसका वजन इतना ज़्यादा था कि ये खबर एक झटके में दुनिया भर के तमाम देशों की सीमाओं को दबाकर बहुत ज़्यादा छोटा कर सकती थी। ये खबर एक ऐसा बम थी जिसका धमाका दुनिया को फैलाकर बहुत ज़्यादा बड़ा, हर इंसान की सोच से भी ज़्यादा बड़ा एक झटके में कर सकता था। खबर छपी थी कि अमेरिकन सेना ने रॉजवेल क्षेत्र में एक उड़न तस्तरी को पकड़ लिया है। अब ये खबर छप तो गई थी, लेकिन दुनिया अभी किसी भी हाल में इस खबर के लिए तैयार नहीं थी। खैर, इस खबर की एक झलक भर लोगों के सामने आ पाई। इस खबर को अपने पूरे वजूद में दुनिया के सामने आने भी नहीं दिया गया। डर और झूठ की तमाम परतों के नीचे इस खबर को इस कदर दफन कर दिया गया कि इस पर तमाम दशकों तक किसी भी इंसान ने कोई बात नहीं करी। लेकिन कभी न कभी तो ये रात सामने आने ही वाला था। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है मशहूर रॉजवेल इंसिडेंट की कहानी। साल 1947 के जून का महीना था। रॉजवेल नाम के एक छोटे से कस्बे के पास अमेरिकन वायुसेना का एक बेस था। इसे रॉजवेल आर्मी एयरफील्ड के नाम से जाना जाता था। इस आर्मी बेस से 170 मील की दूरी पर वाइट सैंड मिसाइल रेंज मौजूद था, जहां पर 1945 में पहली बार एटॉमिक बम का टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट को ट्रिनिटी कोड नेम दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर कैप्चर की गई 100 जर्मन V2 रॉकेट्स को लाया गया था, जिन पर टेस्टिंग हो रही थी। रॉजवेल आर्मी बेस पर जो राडार सिस्टम लगा हुआ था उसमें कुछ अजीब ब्लिप्स दिखाई दिया करते थे। पिछले कुछ महीनों से ये ब्लिप्स ज़्यादा तादाद में दिखाई देने लगे थे।
तो पहले तो सेना को लगा कि शायद रूस के कुछ खुफिया जहाज़ हैं जो सीमावर्ती इलाकों पर लगे राडार सिस्टम से बचकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें राडार पर दिखाई दे रही थी वो एक समस्या पैदा कर रही थी। राडार पर दिखाई देने के हिसाब से ये जो प्लेन उड़ान भर रहे थे, इन प्लेन्स की रफ्तार लगभग 3000 मील प्रति घंटा होनी चाहिए थी। लेकिन उस समय के जो सबसे तेज़ फाइटर जेट्स थे वो भी 600 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ही उड़ान भर पाते थे। इसके अलावा राडार पर दिखाई देने के हिसाब से ये विमान जिस तरह से उड़ान भर रहे थे वो किसी विमान के लिए संभव ही नहीं था। बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार होने के बावजूद ये विमान एक झटके में अपनी दिशा को बदल लेते थे, एकदम 90 डिग्री के कोण पर, जबकि दूसरे विमान जो उस समय के मौजूद थे वो एक घुमाव लेकर अपनी दिशा को परिवर्तित करते थे। अचानक से ये विमान नीचे की तरफ मुड़ जाते, अचानक से ऊपर की तरफ मुड़ जाते, अचानक से एक जगह पर ठप हो जाते और वहीं पर रुके रहते। इसके बाद इनकी रफ्तार धीरे धीरे नहीं बढ़ती बल्कि एक झटके के साथ इनकी रफ्तार बड़ी तेज़ी से परिवर्तित हो जाती, बड़ी तेज़ी के साथ ये रफ्तार पकड़ लेते। तो राडार ऑपरेटर्स को लगा कि ये कोई जेट्स तो हो नहीं सकते और इनको लगा कि शायद राडार सिस्टम में कोई खराबी आ गई है। इन्होंने राडार सिस्टम को कई बार खोलकर इसके एक एक पुर्जे को चेक किया, लेकिन राडार में कोई खराबी नहीं निकली। जब राडार में कोई खराबी नहीं निकली तो इनकी समझ में आ गया कि कोई न कोई रहस्यमयी चीज़ तो यहाँ के आसमान में उड़ान भर रही है। फिर ये खबर इन्होंने वाशिंगटन डीसी भेजी। वाशिंगटन डीसी से काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को खास तौर पर इस चीज़ का पता लगाने के लिए रॉसवेल भेजा जाता है। फिर आता है घटना का दिन। तारीख थी 4 जुलाई। डैन विल्मट नाम का एक हार्डवेयर शॉप चलाने वाला इंसान अपनी पत्नी के साथ इसी रॉसवेल इलाके में बने अपने मकान के पोर्च पर बैठा हुआ था। ये मकान कस्बे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ था। रात के लगभग 10 बजे का वक्त था। आज शाम से ही यहाँ पर मौसम का मिजाज काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। शाम से ही आसमान में घने काले बादल छाए थे और बिजली लगातार चमक रही थी। तभी डैन ने एक अजीब चीज़ देखी। कोई चमकदार चीज़ बड़ी तेज़ रफ्तार से दक्षिण पूर्व की दिशा से उत्तर पश्चिम की दिशा में आसमान में उड़ते हुए जा रही थी। डैन ने अपनी पत्नी को उस तरफ इशारा किया और ये दोनों इस चीज़ को देखने के लिए अपने पोर्च से उतरकर मैदान की तरफ भागे। ये चमकदार चीज़ लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी और इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ये चीज़ देखने में अंडाकार लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 तस्तरियों को पलटकर एक दूसरे से जोड़ दिया गया हो। इस चीज़ से तेज़ रोशनी निकल रही थी और ये रोशनी इस चीज़ के निचले हिस्से से नहीं निकल रही थी बल्कि इस चीज़ के अंदरूनी हिस्से से बाहर आ रही थी। डैन जहाँ पर खड़ा था यहाँ से देखने पर ऐसा अंदाज़ा लग रहा था जैसे इस चीज़ की ऊंचाई लगभग 5 फीट हो और इसका डायमीटर 15 या 20 फीट रहा होगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस चीज़ से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। इस चीज़ की वजह से एक बार मात्र ऐसी आवाज़ निकली थी जैसे कोई तीर सनसनाते हुए पास से गुजरा हो। इसके अलावा इस चीज़ से कोई भी आवाज़ पैदा नहीं हुई थी। लगभग 40-50 सेकंड तक ये चीज़ आसमान में दूर जाती हुई दिखाई देती रही। उसके बाद ये जाकर धुंधली होते होते आसमान में गायब हो गई। अब ये दोनों पति पत्नी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। इन्होंने पहले कभी ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। तो ये दोनों बड़ी देर तक बातें करते रहे कि ये क्या चीज़ थी, कोई विमान था या फिर कुछ और था। अब ये जो डैन विल्मर था एक कस्बे के लोगों के बीच एक बहुत ही सम्मानित और गंभीर किस्म का आदमी माना जाता था। किसी मजाक या झूठ की उम्मीद इस इंसान से नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये दोनों पति पत्नी अकेले इंसान नहीं थे जिन्होंने इस चीज़ को देखा हो। स्टीव रॉबिन्सन नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपने मिल्क ट्रक से रॉजवेल के उत्तर की तरफ जाने वाले हाईवे 285 से जा रहा था। तभी इसने आसमान में एक चमकदार चीज़ को उड़कर जाते हुए देखा। अब पहले तो ये भी थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि ये विमान सेना के उन जेट्स जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जो इस इलाके में उड़ते रहते थे। ऊपर से इसकी रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन ये रुका नहीं, अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। अब ये जो रॉजवेल का रेगिस्तानी इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा सुनसान होता है और बताया जाता है कि यहाँ की अंधेरी रातें कुछ ज़्यादा ही काली होती हैं। तो जिम रैक्स्टन ट्रूडी नाम की एक लड़की के साथ यहाँ पर कैंपिंग कर रहा था जब उसने आसमान में इस चीज़ को ऊपर उड़कर जाते हुए देखा। कुछ दूरी पर जाकर ये विमान एक बड़े तेज़ धमाके के साथ ज़मीन पर गिर जाता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा नशे में थे तो इन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन यहाँ से थोड़ी दूरी पर आर्कियोलॉजी का एक प्रोफेसर अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ कैंप लगाए हुए था। ये लोग यहाँ पर कुछ पुरानी साइट्स की खुदाई करने के लिए आए हुए थे। प्रोफेसर ने भी इस चीज़ को आसमान में उड़कर जाते हुए और ज़मीन पर तेज़ धमाके के साथ गिरते हुए देख लिया था। तो प्रोफेसर को लगा
कि शायद सेना का कोई विमान है जो क्रैश कर गया है। तो इसने अपने 2 स्टूडेंट्स से कहा कि जल्दी जाकर रॉजवेल कस्बे में टेलीफोन के माध्यम से खबर कर दो। इन दोनों को यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक टेलीफोन मिल गया और इन्होंने रॉजवेल कस्बे के मेयर जॉर्ज विलकॉक्स को फ़ोन करके खबर दे दी। विलकॉक्स ने फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करके घटना की जानकारी दी। फायर डिपार्टमेंट के ट्रक को एक पुलिस की कार के साथ भेज दिया गया। अब ये तो थी बाहर की बातें, लेकिन इसी दौरान आर्मी बेस पर क्या हो रहा था? तो उसी वक्त जब विल्मट पति पत्नी ने इस चीज़ को आसमान में उड़कर जाते हुए देखा, रात के लगभग 10 बजे के वक्त, तो उसी वक्त यहाँ आर्मी बेस में स्टीव आर्नल्ड नाम का एक राडार ऑपरेटर राडार पर बैठा हुआ था। तो अचानक ये विमान राडार की हद में आता है और स्क्रीन पर एक हरा ब्लिप दिखाई देने लगता है। स्पीड की वजह से आर्नल्ड समझ गया कि ये चीज़ उन्हीं अजीबोगरीब चीज़ों में से है जो स्क्रीन पर दिखाई देती रही है। स्टीव आर्नल्ड नज़र जमाए इस डॉट को, इस ब्लिप को लगातार देख रहा था कि अचानक ये डॉट गायब हो गया। अपने अनुभव के आधार पर स्टीव आर्नल्ड समझ गया था कि जो कोई भी चीज़ दिखाई दे रही थी स्क्रीन पर, ये क्रैश कर गई है। तो इसने फ़ौरन फ़ोन करके बेस के कमांडर कर्नल विलियम ब्लैंचार्ड को इस चीज़ की खबर दे दी। कमांडर ने फ़ौरन चुनिंदा सैनिकों को उस तरफ रवाना किया, क्योंकि कमांडर को ये पता नहीं था कि आखिर क्या चीज़ है। कमांडर को लग रहा था कि ये शायद कोई रूसी जहाज़ है जो जासूसी करने के मकसद से राडार से स्लिप होकर यहाँ तक पहुँच गया है और इसने शायद खुफिया जगहों की तस्वीरें भी लेनी हैं। तो कमांडर ने आदेश दिया कि आम नागरिकों को विमान के दुर्घटना स्थल से दूर रखा जाए, क्योंकि कमांडर के दिमाग में ये बात थी कि अगर ये विमान इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ उड़ता है तो हो सकता है कि एटॉमिक एनर्जी से चलता हो। इस वजह से क्रैश साइट के आसपास रेडिएशन का खतरा भी हो सकता है। तेज़ी के साथ फिर तमाम ट्रक यहाँ से निकलते हैं। जेट को ट्रांसफ़र करने वाला, जेट के मलबे को ढोकर लाने में सक्षम ट्रक को भी साथ लिया गया था। ये ट्रक घटना स्थल पर पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचकर जवानों ने जो कुछ देखा उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये वाकई में एक उड़न तस्तरी थी। इसका कुछ हिस्सा ज़मीन में धंस गया था और दूसरा सिरा ऊपर की ओर उठा हुआ था। लग रहा था कि ये चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन से टकराई है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। बस इसका थोड़ा बहुत मलबा इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। ये गहरे काले रंग का गोलाकार विमान था जो धातु का बना हुआ लग रहा था। क्रैश साइट की फ़ौरन ही घेराबंदी कर दी जाती है। इसके बाद तार बिछाए गए, जनरेटर चला और लाइटें चलाई गई। प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट जिन्होंने इसे क्रैश होते हुए देखा था और खबर करी थी, वो घायलों की मदद करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि उनको लगा था कि शायद कोई प्लेन है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन उन्हें यहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। यहाँ पहुँचने से पहले ही दूर उन्हें रोक दिया गया और हाईवे 285 को पूरी तरह से सीज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसके बाद फिर तमाम इंजीनियर्स और हैजर्ड सूट पहने लोग आसपास घूम रहे थे, मेटल को डिटेक्ट कर रहे थे और सामान उठा रहे थे। रेडियो ऑपरेटर्स और सिग्नलमैन अपने कामों में लगे हुए थे। लेकिन ये सब के सब लोग जैसे बदहवासी की हालत में थे, जैसे किसी को ठीक से कुछ समझ में ना रहा हो कि क्या करना है, क्या होना चाहिए। अफसर लगातार चिल्ला रहे थे। उड़न तस्तरी के पास 3 जीव पड़े हुए थे जो शायद घटना के बाद इस उड़न तस्तरी से बाहर निकल रहे थे। ये जीव देखने में कुछ कुछ इंसानों की तरह ही लग रहे थे। इनके हाथ पैर और शरीर इंसानों जैसे ही थे, लेकिन इनकी लंबाई महज 4 फीट थी और इनका सर बहुत ज़्यादा बड़ा था। इनकी आंखें बड़ी और काले रंग की थी। इन जीवों के मुंह और नाक छोटे छोटे थे और इनके कान दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे इनके कान हो ही ना। इनकी चमड़ी सफ़ेद रंग की थी, लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने कोई बहुत ही टाइट फिटिंग का सूट पहन रखा था। इनकी 4 ही उंगलियाँ थी। ये जो 3 जीव मिले थे, इनमें से 2 की मौत हो चुकी थी और एक जीव अभी भी जिंदा था। लेकिन ये भी बताया जाता था कि मिलने के वक्त इनमें से 2 जीव जिंदा थे और एक की मौत हो चुकी थी। लेकिन ये जो 2 जीव जिंदा थे, इनमें से एक ने भागने की कोशिश करी थी और सेना के ही किसी घबराए हुए सैनिक ने इस जीव को गोली मार दी थी। खैर, मरे हुए जीवों को मेडिकल टीम बॉडी बैग्स में डाल रही थी और जिंदा जीव को स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था। रेडार ऑपरेटर स्टीव आर्नल्ड अपनी जीप से यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पहुँचने के बाद उसने जो नज़ारा देखा उसे देखकर वो तंग रह गया। फिर ये इस उड़न तस्तरी के पास भी जाता है और इसने इस उड़न तस्तरी में बनी हुई एक चीर से अंदर झाँक कर देखा। अंदर देखने पर इसे झटका लगा, क्योंकि अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे सूरज निकल आया है और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे सूरज की रोशनी हर तरफ फैली हुई है। इसने सोचा कि अचानक इतनी जल्दी सूरज कैसे निकल आया। फिर इसने बाहर देखा
तो बाहर अभी भी अंधेरा था। इस विमान की तकनीक ही ऐसी थी कि अंदर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे दिन का माहौल हो और सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था। ये उस जीव के पास से भी गुजरा जो जीव अभी भी जिंदा था। इस जीव के पास से जब ये गुजरा तो इसे एक अजीब सी चीज महसूस हुई। ये जीव बोला तो कुछ नहीं, लेकिन स्टीव आर्नल्ड ने उसकी बातों को अपने दिमाग में सुना, उसकी सोच को महसूस किया। ये जीव अपने साथियों के मरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी था और साथ ही साथ ये खुद भी जानता था कि ये खुद भी मरने वाला है। आर्नल्ड ने इस जीव के गहरे दुख को महसूस किया था। उधर फायर डिपार्टमेंट का ट्रक यहाँ पर पहुँच रहा था, लेकिन उसे क्रैश साइट पर पहुँचने से पहले ही रोक दिया गया। इस ट्रक को चलाने वाले डैन डायर को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी। इसे लगा कि ज़रूर कोई बहुत ज़्यादा विशेष बात होगी, तभी इन लोगों को वहाँ जाने से रोका जा रहा है। तो खैर, इसने अपने ट्रक को वापस मोड़ तो लिया, लेकिन कुछ दूरी पर ले जाकर फिर खड़ा कर दिया। फिर इसने अपने कुछ साथियों के साथ टार्चें उठाई और उस जगह को अपनी आंखों से देखने के लिए ये लोग पैदल निकल पड़ते हैं। अंधेरे में चलते हुए ये लोग एक टीले के पास पहुँचे और टीले पर चढ़कर जब इन्होंने क्रैश साइट का नज़ारा किया तो इन्होंने देखा कि एक उड़न तस्तरी को उठाकर ट्रक पर लादा जा रहा है। अब इस चीज़ को देखकर ये बहुत ज़्यादा डैन डायर आश्चर्यचकित हुआ। जिस चीज़ के बारे में अब तक कहानियाँ सुनता चला आ रहा था, वो चीज़ अब हकीकत बन गई थी और इसकी आंखों के ठीक सामने थी। उड़न तस्तरी देखने के बाद इसको और ज़्यादा नज़दीक से देखने की डैन डायर की इच्छा हुई। तो ये अंधेरे का सहारा लेते हुए बड़ी सावधानी के साथ पहाड़ी से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद ये इधर उधर आसपास देखने लगा। इसने उस जीव की एक झलक भी देखी जो अभी तक जिंदा था। ये बस इतना देख पाया कि एक छोटे आकार का जीव है और इसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके शरीर पर कोई भी बाल नहीं है। दूर से ही डैन को इसके पीड़ा का भी पता चल गया था। इस जीव को स्ट्रेचर पर बांध दिया गया था और फिर इसे उठाकर ट्रक में ला दिया गया। ये चीज़ें होते हुए डैन डायर ने देखी। फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ता है। उड़न तस्तरी के नज़दीक जाकर इसने उड़न तस्तरी को भी नज़दीक से देखा। ये सब देखने के बाद ये बड़ी तेज़ी के साथ वापस लौटने लगता है। वापस लौटते हुए इसे एक रूमाल जितना बड़ा सफ़ेद टुकड़ा मिल गया था, जिसे उठाकर इसने अपनी जेब में रख लिया। ये कुछ कदम ही आगे बढ़ा था, तभी एक जवान ने इसको देख लिया। जवान इसके पास आता है, इससे पूछताछ करी कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसने बताया कि ये फायरमैन है। तो जवान ने इसे सख्ती के साथ पकड़ा और अपने एक मेजर के पास लेकर गया जो जनरेटर के पास खड़ा हुआ था और चिल्लाकर आदेश दे रहा था। डैन इस मेजर को पहचानता था। इस मेजर का नाम जेसी मार्शल था और ये कस्बे में ही अपने परिवार के साथ रहा करता था। जवान ने मेजर को बताया कि ये आदमी यहाँ पर घुस आया है। मेजर ने डैन को देखा। शायद मेजर भी डैन को पहचान गया था। मेजर ने बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और तुमने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है इसके बारे में कभी किसी से कोई बात मत करना। डैन तेज कदमों से यहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ बिखरे सारे मलबे, जीवों और उड़न तस्तरी को आर्मी के बेस पर लाया जाता है। 2 और एलियंस क्रैश साइट से कुछ दूरी पर मिले थे। कुल 5 एलियंस पाए गए थे। जीवों को आर्मी के हॉस्पिटल भेज दिया गया और बाकी चीज़ों पर जांच होने लगी। फिर जब डैन डायर अपने घर पहुंचा तो इसने अपनी बीवी और अपनी 12 साल की बेटी से जो कुछ भी इसने देखा था वो सारी बातें बता दी। इसकी बीवी ने इस पर भरोसा नहीं किया। फिर इसने अपनी जेब से निकालकर वो टुकड़ा दिखाया जिसे वापस लौटते वक्त इसने ज़मीन से उठाकर अपनी जेब में डाल लिया था। अब ये जो टुकड़ा था ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था और ये इस धरती का नहीं लग रहा था। इसका रंग चमकदार सफ़ेद था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पतला था और बहुत ही ज़्यादा हल्का था। कागज़ से भी कई गुना ज़्यादा पतला टुकड़ा था। ये देखने में नई एल्युमिनियम के पन्नी जैसा लग रहा था, लेकिन जब इसे मुट्ठी में दबाकर छोड़ा जाता तो ये वापस पहले जैसा हो जाता। कोई क्रीज यानी सिलवट इस टुकड़े पर नहीं पड़ती थी। ये बिल्कुल धुएं की तरह से मेज़ पर फैल जाता। मुट्ठी में पकड़ने पर पता ही नहीं चलता कि अंदर कुछ है भी या नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे ये हवा का बना हुआ हो। इसको पटकने पर कोई आवाज़ भी नहीं आती थी। इन लोगों ने इसे जलाने और काटने की भी कोशिश की, लेकिन किसी भी चीज़ का इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो खैर, वहाँ पर सेना को लगा कि सब कुछ समेटकर आर्मी के बेस पर लाया जा चुका है। ज़्यादा लोगों को कुछ पता भी नहीं चला था। आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर और इनके स्टूडेंट्स को तो वापस भेज ही दिया गया था। एक रिपोर्टर भी क्रैश साइट पर जा रहा था, इसे भी वापस कर दिया गया था। हाईवे 285 को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। जो लोग इस हाईवे से सफ़र कर रहे थे उन सभी लोगों को वापस कर दिया जा रहा था।
एक डैन ही था जिसे सच्चाई पता थी। इसके अलावा जिस हॉस्पिटल में जीवों को रखा गया था, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी ने भी मौका पाकर झांककर एक जीव को देख लिया था। इसके अलावा किसी भी इंसान को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। इधर विल्मट पति पत्नी, जिन्होंने सबसे पहले रात में इस चीज़ को आसमान में जाते हुए देखा था, वो अब ही इस चीज़ के बारे में खबर आने का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों ने सोचा था कि जब हमने देखा है तो बाकी लोगों ने भी देखा होगा। एक दो दिन में शायद इसके बारे में अखबार में खबर छपे या फिर कोई इसके बारे में कुछ बताए। तो विल्मट अखबार या किसी इंसान के माध्यम से इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब 3 दिन बीत गए और विल्मट को इसके बारे में कुछ सुनाई नहीं दिया, अखबार में भी कुछ नहीं छपा, तो 7 तारीख को इसने खुद ही अखबार के ऑफिस में जाकर इस चीज़ के बारे में बताने का निश्चय किया। इसने अखबार के ऑफिस में पहुंचकर सारी बातें बता दी। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि जब इसने बताया, उसके कुछ ही मिनट बाद खबर आ गई कि अमेरिकन वायुसेना ने एक उड़न तस्तरी को पकड़ लिया है। ये खबर सेना के बेस RAAF यानी रॉजवेल आर्मी एयरफील्ड से ही जारी करी गई थी, जो आर्मी का बेस यहाँ रॉजवेल में मौजूद था। और इस खबर को सेना के जिस विंग ने जारी किया था, वो कोई आम विंग नहीं थी। इस खबर को 509th बॉम्ब विंग ने जारी किया था। ये टॉप क्लास की विंग थी। देशों में बम गिराना इस विंग का काम था और इसी विंग ने 1945 में परमाणु बम जापान के ऊपर गिराए थे। दुनिया में ये यूनिट इकलौती एटॉमिक बम की शक्ति से लैस यूनिट थी। ये इकलौती यूनिट थी जिसे एटॉमिक बम गिराने का अनुभव था। इस खबर के पीछे की कहानी को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये उड़न तस्तरी आखिर होती क्या है और इसका महत्व क्या है। तो लंबे समय से माना जाता है कि हमारी धरती के अलावा अन्य किन्हीं दूसरे ग्रहों पर भी जीवन मौजूद है और इन दूसरे ग्रहों पर बुद्धिमान जीव रहते हैं। ये दूसरे ग्रह हमारी धरती से कितनी दूरी पर हैं, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। अलग अलग ग्रहों पर रहने वाले जीवों की अलग अलग प्रजातियां हैं। इन्हें एलियंस यानी दूसरी दुनिया से आने वाले जीव कहा जाता है। हिंदी भाषा में इनको परग्रही नाम दिया गया है। इन्हीं में से एक तरह के एलियंस को ग्रे एलियंस कहा जाता है, क्योंकि इनका रंग ग्रे होता है। ये ग्रे एलियंस एक खास तरह के यान पर बैठकर हमारी धरती पर आते हैं। दूर से देखने पर यह यान एक डिस्क की तरह या पलटकर जोड़ी गई 2 तस्तरियों की तरह से लगता है। इसका रंग सफ़ेद धातु की तरह से होता है और इसके अंदर से रोशनी निकलती रहती है। अपनी धुरी पर घूमते हुए ये यान आगे बढ़ता रहता है। ये यान बिना किसी आवाज़ के तेज़ रफ्तार से चलता है और एक झटके में अपनी दिशा को बदल सकता है। अब ये जो दिशा बदलने वाली बात है, ये खास है, क्योंकि इसी की वजह से सबसे पहले लोगों को पता चला था कि ये चीज़ हमारी धरती की नहीं है, बल्कि कहीं बाहर की है। अब इस यान की जो खूबी होती है कि ये यान बिल्कुल एकदम अचानक से अपनी दिशा को बदल सकता है। सीधा जा रहा है, फिर दाएं मुड़ सकता है, बाएं मुड़ सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है और एक जगह पर अचानक रुक सकता है। उसके बाद ये बड़ी तेज़ी के साथ अचानक रफ्तार भी पकड़ सकता है। तो इन उड़न तस्तरियों के देखे जाने की घटनाएं लगभग 150 सालों से रिकॉर्ड की जा रही हैं और ये माना जाता है कि इनको देखे जाने की घटनाएं सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों सालों से होती हुई चली आ रही हैं। सबसे पहले इसको देखे जाने की घटना 25 जनवरी 1878 को दर्ज की गई थी। डेनिसन डेली न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा था कि जॉन मार्टिन नाम के एक किसान ने एक बड़ी काली और गोलाकार चीज़ को आश्चर्यजनक रफ्तार से आसमान में उड़कर जाते हुए देखा है। जॉन मार्टिन को नीचे से देखने पर इस चीज़ का आकार एक तस्तरी की तरह से जान पड़ा। यहीं से इन चीज़ों के साथ सॉसर यानी तस्तरी नाम जुड़ गया। फिर 1890 के समय इनको फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तस्तरी कहा जाने लगा। 1890 के बाद भी उड़न तस्तरियों को देखे जाने की खबरें आती रही, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन उड़न तस्तरियों को देखे जाने की खबरें बहुत बड़ी तादाद में सामने आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये एलियंस धरती पर होने वाली गतिविधियों पर बड़ी तेज़ नज़र बनाए रखना चाहते हो, खासकर परमाणु गतिविधियों पर। और जैसा मैंने पहले बताया था कि ये रॉजवेल का इलाका जहाँ पर ये घटना हुई थी, यहाँ पर 1945 में सबसे पहले एटॉमिक बम का टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जब से इस बम का परीक्षण यहाँ पर किया गया था, तब से इस इलाके में उड़न तस्तरियों को देखे जाने की घटनाएं आम हो गई थी। खैर, 4 तारीख की रात को जब ये क्रैश हुआ था, उसके अगली सुबह मैक ब्रेजन नाम का एक रैंचर अपनी रैंच का जायजा लेने के लिए निकलता है। रॉजवेल से 75 मील की दूरी पर
कोरोना नाम की एक जगह पड़ती थी और इसी कोरोना नाम की जगह पर मैकब्रेजन की रेंज थी। रेंज यानी एक बहुत बड़ा फार्म जहाँ पर जानवरों को पाला जाता है। तो सुबह के वक्त रेंज को घूमकर देखना मैकब्रेजल का हर दिन का नियम था। तो ब्रेजल अपने घोड़े पर सवार हुआ और रेंज को देखने के लिए निकल पड़ा। इसके पड़ोसी का बेटा टिमथी भी इसके साथ था। टिमथी की उम्र 7 साल थी। तो जब ये अपनी रेंज को घूमकर देख रहा था तो इसको रेंज में एक जगह पर किसी चीज़ का मलबा पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो ये अपने घोड़े से उस मलबे की तरफ बढ़ता है। मलबा बहुत ज़्यादा था और काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। अनेकों चीज़ें ज़मीन पर बड़ी दूर तक बिखरी हुई पड़ी थी। इस मलबे में जाने क्या बात थी कि भेड़ें इस मलबे के पास जाने से घबरा रही थी। तो इस मलबे में मेटल था, प्लास्टिक की तरह दिखने वाली आई बीम्स यानी छड़ें थी। इन छड़ों पर गुलाबी और बैंगनी रंग से अजीब निशान बने हुए थे। इसके अलावा वही सफ़ेद एल्यूमिनियम की पन्नी जैसा मटेरियल था। इसके अलावा कुछ लकड़ी की तरह दिखने वाली पेंसिल जितनी लंबी छड़ें थी और पतले तार थे। ये मलबा काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो ब्रेजन ने कुछ मलबा अपने घोड़े की पीठ पर लाता और वापस लौटा। वापस लौटकर इसने अपने पड़ोसी टिमथी के माँ बाप, जिनके नाम लॉयड और लोरेटा प्रॉक्टर थे, उनको ये मलबा दिखाया। ये दोनों लोग भी इस मलबे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। इन दोनों को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान किया वो चीज़ थी वही एल्यूमिनियम की तरह दिखने वाला मटेरियल, जिसमें कोई भी सिलवट नहीं पड़ती थी। बताया जाता है कि इन्होंने भी इस मटेरियल को काटने और जलाने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इन दोनों को लगा कि यह शायद किसी विमान का मलबा है, इसलिए शेरिफ को इस बारे में बताना चाहिए। तो इसीलिए मैकब्रेजल 6 तारीख को रॉजवेल के शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स के ऑफिस में पहुंचा और सारी बातें बताई। साथ में ये एक डिब्बे में भरकर इस मलबे को भी लाया था, जिसे इसने शेरिफ को दिखाया। उधर जो डैन डायर फायरमैन था, जिसे शेरिफ ने दुर्घटना स्थल पर भेजा था और जिसने उड़न तस्तरी को देख लिया था। अब वैसे तो डैन डायर बहुत ही ज़्यादा गंभीर किस्म का इंसान था, क्योंकि इसका काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जब से इसने उड़न तस्तरी को देख लिया था, ये बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था और बताया जाता था कि इसने कस्बे में कई लोगों से उड़न तस्तरी की बातें बता दी थी। तो शायद इन लोगों से कुछ दबी बातें शेरिफ को सुनाई दे गई थी, या फिर हो सकता है कि डैन डायर ने खुद ही शेरिफ को उड़न तस्तरी के बारे में बताया हो। खैर, शेरिफ को यह पता था कि 4 तारीख की रात को सेना को कोई उड़न तस्तरी मिल गई है। तो जब शेरिफ ने इस अजीब मलबे को देखा तो उसको लगा कि ये शायद उसी उड़न तस्तरी का मलबा है। तो शेरिफ ने सेना को फ़ोन कर दिया। 509th बॉम्ब विंग के कमांडर कर्नल विलियम ब्लैंचर्ड से शेरिफ की बात होती है और ब्लैंचर्ड ने जेसी मार्शल नाम के इंटेलिजेंस ऑफिसर को इसकी तहकीकात करने के लिए भेजा। जेसी मार्शल पहले मैकब्रेजल से बात करता है और मलबे को देखता है। मलबे को देखने के बाद ये ब्रेजल के साथ इसकी रेंज पर आता है। शाम के वक्त जब ये दोनों लोग यहाँ पर पहुँचे तो जेसी मार्शल ने मलबे को देखना शुरू किया। इसने जैसे ही मलबे को देखा है समझ गया कि ये मलबा भी उसी उड़न तस्तरी का है। अब ये जो मेजर जेसी मार्शल था, ये वही इंसान था जो दुर्घटना की जगह पर मौजूद था और जिसने फायरमैन डैन डायर को जाने दिया था। तो जेसी मार्शल ने अपने ट्रक में जितना मलबा लादा जा सकता था लादा और वापस लौट पड़ा। इस मलबे की जितनी भी चीज़ें थी सबकी सब बेहद हल्की थी। तो मलबे को लेकर ये आर्मी बेस पर वापस लौटता है, लेकिन आर्मी बेस पहुंचने से पहले इसने अपने घर पर एक स्टॉप लिया। घर पर रुकने का कारण ये था कि जेसी मार्शल समझ गया था कि इस मलबे की क्या अहमियत है, और चूंकि ये एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था आर्मी का, इसलिए ये भी जानता था कि अगर ये मलबा आर्मी के हाथ में पहुंच गया तो हो सकता है कि दोबारा इसे कभी ये चीज़ें देखने को ना मिले। इसलिए चाहता था कि इसके फैमिली के लोग भी इन चीज़ों को देखें, इनका हिस्सा बने। तो जेसी मार्शल ने अपनी बीबी और अपने बेटे जेसी मार्शल जूनियर के सामने किचन के फर्श पर ये सारी चीज़ें फैला थी। बाद में जेसी मार्शल जूनियर ने खुद ही ये चीज़ें बताई थी। उस वक्त जेसी मार्शल जूनियर की उम्र यही 11 या 12 साल रही होगी। जेसी मार्शल ने अपनी बीवी और अपने बेटे को बड़े आराम से सारी चीज़ें दिखाई। इसके बेटे जेसी मार्शल जूनियर ने टिनफॉइल जैसे मटेरियल के अलावा आई बीम को ध्यान से देखा और बाद में इसने अपनी याददाश्त के आधार पर उस आई बीम की एक नकल भी बनाई थी। इसके बाद जेसी मार्शल ने फिर से इन चीज़ों को ट्रक में लादा और आर्मी बेस पहुंच गया। उड़न तस्तरी और मलबे को यहाँ से कहाँ भेजा गया इसके बाद ये कोई ठीक से नहीं जानता है। बस ये बातें निकल कर सामने आई कि मलबे को 7 तारीख को ओहायो और वाशिंगटन डीसी भेज दिया गया था। उड़न तस्तरी को एक प्लेन से भेजा गया था और बाकी मलबे को दूसरे प्लेन से भेजा गया था। बॉडीज और जिंदा एलियन को
लॉस एलमोस की एक प्रयोगशाला में भेज दिया गया था। 7 तारीख को कमांडर कर्नल विलियम ब्लैंचर्ड ने वाल्टर हार्ट नाम के एक आदमी को बुलाया। वाल्टर हार्ट आर्मी बेस का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था। ब्लैंचर्ड ने वाल्टर हार्ट से कहा कि न्यूज़ में जाकर ये खबर कर दो कि सेना ने एक उड़न तस्तरी को पकड़ लिया है। रॉजवेल में उस समय 2 लोकल अखबार थे और 2 लोकल रेडियो स्टेशन थे। लंच से पहले वाल्टर हार्ट ने जाकर इन चारों जगहों पर खबर दे दी। अब ये जो कर्नल विलियम ब्लैंचर्ड था, तो इनके साथ काम करने वाले लोगों के अनुसार विलियम ब्लैंचर्ड ना तो कोई मूर्ख था और ना ही हवाई बातें करने वाला इंसान था। अगर विलियम ब्लैंचर्ड ने कहा था कि उसके पास उड़न तस्तरी मौजूद है, तो इसका एक ही मतलब बनता था कि ठीक उस वक्त विलियम ब्लैंचर्ड के कब्जे में उड़न तस्तरी थी। 8 तारीख को सुबह के 2:30 बजे अखबार में खबर छप रही थी कि फ्लाइंग डिस्क के बारे में तमाम अफवाहें कल के दिन हकीकत बन चुकी हैं। रॉजवेल आर्मी एयरफील्ड के 5 और 9th एटॉमिक बम ग्रुप के इंटेलिजेंस ऑफिसर को एक उड़न तस्तरी मिल गई है। ये उड़न तस्तरी रेंचर मैक ब्रेजल और शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स के सहयोग से प्राप्त हुई है। इसके कुछ घंटे पहले 7 तारीख की शाम को जब प्लेन उड़न तस्तरी का मलबा लेकर वाशिंगटन डीसी में उतरा, तो वहाँ के आर्मी अफसरों और खुफिया विभाग के लोगों ने इस मलबे को देखा। उनको समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ी घटना है और वाशिंगटन डीसी फौरन हरकत में आ जाता है और फिर शुरू होता है कवर अप। यहाँ से खास लोगों को फौरन रॉजवेल भेज दिया गया। 8 तारीख की सुबह को 3 बजे यानी रात में ही कमांडर विलियम ब्लैंचर्ड को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सुबह अखबार भी बट गए थे और रेडियो में अनाउंस भी किया जा चुका था। ब्रिगेडियर जनरल रॉजर एम रेमी, जो कि 8th बॉम्ब ग्रुप का कमांडर था और ब्लैंचर्ड का कमांडिंग अफसर था, वो मेजर जेसी मार्शल को टेक्सास आर्मी बेस के अपने ऑफिस में बुलाता है और प्रेस के सामने एक नई कहानी बताने को कहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और रिपोर्टर्स के सामने एक वेदर बलून यानी मौसम का पता लगाने वाला फटा हुआ गुब्बारा फर्श पर फैला दिया गया। ये बताया गया कि रॉजवेल में और कुछ नहीं मिला था, बल्कि यही वेदर बलून मिला था जिसे लोगों ने गलती से उड़न तस्तरी समझ लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में जनरल रेमी, चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल थॉमस डुबोस, मेजर जेसी मार्शल और साथ ही साथ एक वेदर ऑफिसर इरविंग न्यूटन को भी बुलाया गया था। इन सभी लोगों ने फोटो खिंचाए और फिर ये ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आई। जनरल रामी ने प्रेस को बताया कि वेदर बलून की एक लंबी श्रृंखला छोड़ी गई थी जिसे रात के अंधेरे में लोगों ने उड़न तस्तरी समझ लिया था। जेसी मार्शल और कमांडर विलियम ब्लैंचर्ड का पूरी तरह से मजाक बन गया था। जेसी मार्शल को ऐसा लग रहा था जैसे सारे रिपोर्टर उस पर हंस रहे हों कि इतने इलीट ग्रुप के सोल्जर और कमांडर होने के बाद भी ये लोग कैसे बेवकूफ़ हैं कि इन्होंने एक गुब्बारे को उड़न तस्तरी समझ लिया और ऐसी खबर जारी कर दी। लेकिन कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल रेमी ने अपने हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ रखा था। इस कागज़ में जो कुछ भी लिखा था वो बहुत ही धुंधला था और अखबार की तस्वीर में तो कुछ भी पढ़ना लगभग असंभव था। लेकिन 2010 के आसपास जब फोटो को इन्हेंस करने वाले सॉफ्टवेयर आ गए थे, तो खोजकर्ताओं ने इस मेमो में जो कुछ भी लिखा था उसको पढ़ने की कोशिश करी। लेकिन इस फोटो को इन्हेंस करने के लिए इन्हें ओरिजिनल निगेटिव की ज़रूरत पड़ती। खोजकर्ताओं ने पता लगाया और इनको पता चला कि ओरिजिनल निगेटिव मौजूद था। इन्होंने इसे खरीद लिया। इन्हेंस करने पर पता चला कि इस मेमो में विक्टिम, डिस्क और शिपमेंट जैसे शब्द थे। अगर ये वाकई गुब्बारा था तो ऐसे शब्द होने नहीं चाहिए थे। खैर, 1947 की 9 तारीख को अखबारों में खबर छप जाती है कि ये उड़न तस्तरी नहीं थी बल्कि गुब्बारा था और वहाँ से कोई इंजन या मेटल के पार्ट नहीं मिले हैं, बस टिनफॉइल, रबर बैंड, टेप और लकड़ी की छड़ियाँ ही मिली है। 8 तारीख को जितने भी अखबार छपे थे उनमें से ज़्यादातर को जब्त कर लिया गया। अब चूंकि ये लोकल न्यूज़पेपर थे तो कोई बड़ी दिक्कत सामने आई नहीं। रेंचर मैक ब्रेजल को सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 5 दिनों तक हिरासत में रखा गया। इस दौरान मैक ब्रेजल की रेंच को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। हर छोटी से छोटी चीज़ यहाँ से उठा ली गई थी। मैक ब्रेजल के पड़ोसियों को धमका दिया गया कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी से बात की तो उनको मारकर रेगिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। 5 दिन बाद जब मैक ब्रेजल को छोड़ा गया तो इसने अखबार से बताया कि इसे समझने में गलती हो गई थी। वो चीज़ें वाकई में एल्युमिनियम फॉइल, रबर बैंड और लकड़ी की पट्टियाँ ही थी। एक रेडियो स्टेशन ने 8 तारीख को मैक ब्रेजल का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया था जिसे 9 तारीख को टेलीकास्ट किया जाने वाला था। 8 तारीख की रात को रेडियो स्टेशन में फ़ोन आता है कि अगर इंटरव्यू को टेलीकास्ट किया गया तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
जब रेडियो स्टेशन के मालिक ने इसे मानने से इनकार कर दिया तो 9 तारीख की सुबह आर्मी के लोग आए और इनके सारे टेप्स उठा ले गए। अस्पताल में भी लोगों को धमकी दी गई थी। एक कॉन्ट्रैक्ट मोटिशन से कहा गया कि अगर उसने इसके बारे में किसी से बात की तो कोई इंसान उसकी हड्डियों को रेगिस्तान से उठाता हुआ मिलेगा। सेना के लोग शेरिफ के ऑफिस पहुंचे और यहाँ पर डिब्बे में जो मलबा रखा हुआ था उसे प्राप्त किया गया। शेरिफ को धमकाया गया कि अगर इन्होंने इस बारे में किसी से बात की तो इनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसके बाद सेना के लोग फायर फाइटर डैन डायर के घर पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचकर इन्होंने पूरे परिवार को आतंकित कर दिया। डैन डायर की 12 साल की बेटी को एक आर्मी अफसर ने अपने हाथ में डंडा पटकते हुए 1 घंटे से ज़्यादा धमकाया। 12 साल के फ्रैंकी को धमकाया गया कि अगर उसने किसी से इस बारे में बात की तो सेना को पता चल जाएगा। सेना को पता चल जाएगा कि फ्रैंकी ने किससे बात की है और क्या बात की है। उसके बाद इसके पिता डैन डायर, इसकी माँ और इसे मारकर रात के अंधेरे में रेगिस्तान में गायब कर दिया जाएगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाएगा कि इन लोगों का क्या हुआ। इस घटना से फ्रैंकी इतना डर गई थी कि इसने लगभग 50 सालों तक इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करी। इसने अपने पति और अपने बेटे को भी कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। 50 साल के बाद जब इसकी बताने की हिम्मत हुई तो इसका पति और इसका बेटा इस चीज़ को जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए कि उनसे कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं गया। बाद में जब फ्रैंकी रो ने इंटरव्यू दिए तो उस दिन को याद करके इसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते। 14,000 की आबादी वाले रॉजवेल कस्बे को पूरी तरह से खामोश कर दिया गया था और इस बात को यहीं पर दबा दिया गया था। उड़न तस्तरी की रिकवरी से जितने भी लोग जुड़े हुए थे उनको छोटे छोटे ग्रुप में बंद कमरों के अंदर बुलाया गया था और गोपनीयता की कसम दिलाई गई थी। इनको कसम दिलाई गई थी कि ये इस बारे में अपने परिवार से भी कोई बात नहीं करेंगे। अगर ये बात करेंगे तो उसे अपराध माना जाएगा। बड़े पैमाने पर नागरिकों को डराया और धमकाया गया था और इन सारी चीज़ों का असर ये हुआ कि लगभग 30 सालों तक इस पर कोई भी बात नहीं हुई। रॉजवेल कस्बे के नागरिकों ने जैसे इस बात को भुला ही दिया था। दुनिया को ये पता ही नहीं चला था कि रॉजवेल में ऐसी कोई घटना हुई भी है। इस दौरान बताया जाता है कि उड़न तस्तरी को रिवर्स इंजीनियर करके नई तकनीकें विकसित की जा रही थी। मलबा 2 जगहों पर क्यों मिला था, इसका जवाब ये था कि उड़न तस्तरी पर शायद मौसमी बिजली गिर गई थी जिसकी वजह से इसमें खराबी आ गई थी। मैकब्रेडन की रेंज के पास इस पर बिजली गिरी थी और यहाँ जो मलबा गिरा था वो शायद उड़न तस्तरी का बाहरी आवरण था। इसके बाद उड़न तस्तरी कैपिटन पहाड़ के पास जाकर गिर गई थी। रेंज के पास एक ऐसी जगह भी मिली जहाँ की मिट्टी कांच में बदल गई थी और काली पड़ गई थी। फिर आता है साल 1984। मेजर जेसी मार्शल सामने आता है और BBC टीवी को एक इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू में इसने बताया कि रॉजवेल में जुलाई 1947 में वाकई एक उड़न तस्तरी गिरी थी और गुब्बारे के बारे में बताई गई सारी बातें बस कवर अप थी। इसने बताया कि उड़न तस्तरी की घटना को छुपाने के लिए सेना ने झूठ बोला था। अब जब दोबारा से ये कहानी सामने आई तो इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी। तमाम UFO हंटर और रिसर्चर्स इस कहानी को दोबारा से नए सिरे से जानने और समझने में जुट गए। लोग रॉजवेल पहुँचे, वहाँ के लोगों से बात करी, जो लोग जिंदा थे उनसे बात करी, जो लोग जिंदा नहीं थे उनके परिवार वालों से बात करी गई। कई किताबें लिखी गई जो काफ़ी बड़ी तादाद में बिकी। कई TV शोज और डॉक्यूमेंट्रीज में इस घटना के बारे में बात करी गई। फिर साल 1997 में सेना सामने आती है और एक रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट का नाम था रॉजवेल रिपोर्ट केस क्लोज्ड। सेना ने इस रिपोर्ट को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया था। इस रिपोर्ट में सेना ने स्वीकार किया कि सेना के द्वारा 1947 में झूठ बोला गया था। रॉजवेल में जो कुछ मिला था वो कोई वेदर बलून नहीं था, बल्कि अमेरिकन सेना के द्वारा चलाए जा रहे एक खुफिया ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले गुब्बारे थे। इस टॉप सीक्रेट ऑपरेशन का नाम था प्रोजेक्ट मोगल। इस प्रोजेक्ट के द्वारा रूस के एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट की जासूसी की जा रही थी। विशालकाय रबर के गुब्बारों में माइक्रोफोन लगाकर बड़ी ऊंचाई पर उड़ाया जाता था जिससे बॉम्ब टेस्ट के दौरान पैदा हुई साउंड वेव्स को सुना जा सके। प्रोजेक्ट मोगल एक बहुत ही खुफिया प्रोजेक्ट था, इसलिए इसकी खबर को उस वक्त दबा दिया गया था। एलियन बॉडीज मिलने के बारे में सेना ने बताया कि अमेरिकन सेना का एक ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन हाई टाइप। इस ऑपरेशन के द्वारा सैकड़ों इंसानी पुतलों को
ऊंचाई से आसमान से नीचे फेंका जाता था, ये पता लगाने के लिए कि किस ऊंचाई से और किस तरह की छलांग लगाने पर इंसान जिंदा बच सकता है। आर्मी ने बताया कि इन्हीं डैमेज हुए इंसानी पुतलों को एलियंस के बॉडीज समझ लिया गया था। एलियंस के छोटे होने के बारे में सेना ने बताया कि ऊंचाई से गिरने की वजह से ये पुतले टूट जाते थे, जिस वजह से एलियंस के छोटे होने की बात सामने आई थी। पुतले की एक उंगली टूट जाने की वजह से एलियन की 4 उंगलियां होने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में एक चश्मदीद जेरोल्ड एंडरसन की गवाही भी शामिल करी गई थी, जिसने ये बॉडीज देखी थी और ये सभी प्लास्टिक के पुतले थे। लेकिन लोगों को सेना के इस बकवास पर जरा सा भी एतबार नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे वजहें थी। पहली वजह यह थी कि जिस खुफिया प्रोजेक्ट मोगल के बारे में बात की जा रही थी, उसमें जो गुब्बारे इस्तेमाल किए जा रहे थे, उन गुब्बारों में कोई बहुत बड़ी खूबी थी ही नहीं। ऐसी कोई खूबी नहीं थी कि उनको ज़मीन पर पड़ा हुआ देखकर लोग उड़न तस्तरी या फिर किसी दूसरी दुनिया की कोई चीज़ समझ लें। और ऐसी खूबी तो बिल्कुल भी नहीं थी कि बॉम्ब ग्रुप का कमांडर तक उसे उड़न तस्तरी समझ बैठे। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी गुब्बारे रबर के ही बने हुए थे और ये गुब्बारे हजारों की तादाद में छोड़े गए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि सेना को इनके बारे में कोई जानकारी न रही हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा जताया गया जैसे प्रोजेक्ट मोगन के गुब्बारे कोई बहुत ही उन्नत और बहुत ही विशेष तरह के रहे हों, जबकि हकीकत ये थी कि उन गुब्बारों में कोई बहुत बड़ी विशेषता या कोई उन्नत तकनीक मौजूद ही नहीं थी। तो ये व्याख्या लोगों के गले नहीं उतरी थी। और दूसरी बात जो प्रोजेक्ट हाई डाइव के बारे में बताई गई थी, तो उसमें भी कई कमियां थी। बड़े सिर, बड़ी आँखों, छोटे छोटे नाक मुँह और 4 फीट के एलियंस की व्याख्या करने का ये एक बहुत ही बचकाना प्रयास था। ये जो ऑपरेशन हाई डाइव के द्वारा पुतले फेंके जा रहे थे, ये आम पुतले ही थे जैसे शोरूम में कपड़ों को दिखाने के लिए लगाए जाते थे। कोई इंसान नशे में भी इनको पहचान सकता था। इसके अलावा इस व्याख्या की सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये प्रोजेक्ट हाई डाइव 1953 में शुरू हुआ था, रॉजवेल घटना के 6 साल बाद। तो जब रिपोर्टर्स ने सेना से इस बारे में पूछा, तो सेना ने बताया कि ये टाइम कंप्रेशन की समस्या है, यानी कि इसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सेना के अधिकारी के पास नहीं था। इस रिपोर्ट की एक और अजीब बात यह थी कि इस रिपोर्ट में जिस चश्मदीद जेरोल्ड एंडरसन की गवाही को शामिल किया गया था, उसकी उम्र ही रिपोर्ट आने के समय 1997 में 55 साल थी, यानी घटना के समय इसकी उम्र मात्र 5 साल थी। तो 5 साल के एक बच्चे ने 50 साल के बाद इन चीज़ों को याद करके बताया था। इस इंसान की गवाही को सेना ने रिपोर्ट में क्यों शामिल किया था, ये बात लोगों की समझ में नहीं आई। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट का कुछ भी लोगों की समझ में नहीं आया कि इस रिपोर्ट के माध्यम से सेना आखिर क्या साबित करना चाहती थी, क्यों ये मजाक किया गया था, क्योंकि ये तो जाहिर था कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट की ज़्यादातर बातें बचकानी थी। जो एलियन जिंदा बच गया था उसके बारे में बताया जाता है कि उसे 1952 तक लॉस एलमोस में रखा गया था। लॉस एलमोस में एनर्जी डिपार्टमेंट की प्रयोगशाला है। बताया जाता है कि इस एलियन ने इन सालों के दौरान तमाम आश्चर्यजनक बातें बताई थी। 2011 में जब एपीआई ने वॉल्ट नाम का अपना इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग रूम चालू किया, तो इसमें पब्लिक किए गए 6900 डॉक्यूमेंट में एक खास डॉक्यूमेंट भी मौजूद था। ये एक पन्ने का मेमो था। ये मेमो इन सारे डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा बार देखे जाने वाला मटेरियल है। ये मेमो एफबीआई के डायरेक्टर जे एडगर हूवर को 22 मार्च 1950 को भेजा गया था। इस मेमो में लिखा हुआ था कि न्यू मैक्सिको में 3 उड़न तस्तरियाँ प्राप्त की गई हैं। इनका डायमीटर लगभग 50 फीट है और इनका सेंटर पॉइंट उठा हुआ है। ये गोलाकार हैं। हर उड़न तस्तरी में से 3 इंसानी आकार के लेकिन छोटे एलियंस भी मिले हैं। इन्फॉर्मेंट ने बताया कि यहाँ पर सरकार ने हाई पावर राडार लगाए हैं जो इन उड़न तस्तरियों में कोई गड़बड़ी पैदा कर देता है। अब इस केस के बारे में बात यह है कि इस केस की जितनी भी जानकारी निकलकर सामने आई है, वो सारी बातें या तो लोगों के द्वारा बताई गई हैं, या फिर उनके परिवार के लोगों के द्वारा बताई गई हैं, या फिर एफिडेविट में लिखकर दी गई हैं। और ये बातें अलग अलग समय पर सामने आई हैं। इस केस की जानकारी तमाम जगहों पर बिखरी पड़ी है, जिसे इकट्ठा करके एक पहेली की तरह से जोड़ना पड़ता है। कई बार लोगों ने खुद को बचाने के लिए कहानी को बदल कर भी सुनाया है।
इस वजह से इस कहानी को बताने वाले और इसे लीक करने वाले लोगों की बातों में कमियां तो हैं, लेकिन इस बात की गहरी संभावना है कि रॉजवेल में उड़न तस्तरी ही मिली थी, क्योंकि जितने भी लोगों ने उड़न तस्तरी की बात की, चाहे वो कर्नल विलियम ब्लैंचर्ड हो, जेसी मार्शल हो, डैन डायर की बेटी फ्रैंकी हो, विल्मट पति पत्नी हो, इन लोगों से झूठ की उम्मीद नहीं की जा सकती। रॉजवेल घटना के कुछ ही दिनों बाद इसी 1947 के जुलाई महीने में अमेरिकन सरकार के द्वारा मैजेस्टिक 12 का गठन कर दिया जाता है। मैजेस्टिक 12 का काम ये पता लगाना था कि ये उड़न तस्तरी का हादसा कैसे हुआ था, इसमें मिली हुई चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और अमेरिका भविष्य में इन परग्रही जीवों के खतरे से कैसे निपटेगा। अगर फिर से कभी यूएफओ का हादसा हो तो उसको कैसे और अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके, ये सारे काम इस संस्था को दिए गए थे। इस कहानी को जितना हो सके सरल बनाने की कोशिश की गई है, अन्यथा इस कहानी में और भी नाम है तथा और भी डिटेल है, लेकिन उनसे कहानी और ज़्यादा लंबी और बोझिल हो जाती। खैर, वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण थी नहीं, इसलिए उनको छोड़ना ही ठीक लगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।